I don't see an environment where credit growth is tepid. Banks are sitting on money, so to speak, and their cost of funding, their marginal cost of funding has fallen. आरबीआई गवर्नर की फटकार के बाद बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 4.5% कर्ज सस्ता किया। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने भी 0.15% की कटौती की। कैबिनेट ने दी रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी। बनेगी रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी। 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए कराना होगा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन। शहरी विकास मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, घर खरीदारों को मिलेगा फायदा। एक ग्रोइंग सेक्टर को रेगुलेट करके सिस्टमैटिकली करे तो जनता को भी फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने दिया तोहफा। 6% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी। ग्लेनमार्क फार्मा में एफआईआई लिमिट भी बढ़ी। दिन भर खामोश रहने के बाद आखिरी आधे घंटे में बाजार का सुगराम मोड़। निचले स्तरों से सेंसेक्स में 250 पॉइंट की रिकवरी। आरईसी का फ्लोर प्राइस 350 रुपए तय हुआ। मौजूदा भाव में 2% का डिस्काउंट। कल से खुलेगा ऑफर फॉर सेल। हमारे पास बफर स्टॉक है और महंगाई की मार हम देश के किसानों को नहीं झेलने देंगे। बेमौसम बारिश से महंगाई बढ़ने की आशंका को सरकार ने किया खारिज। आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा, किसी कीमत में गेहूं के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार का मल्टीप्लेक्सेस को फरमान। मल्टीप्लेक्सों को 6 से 9 बजे के प्राइम टाइम शो में दिखानी होगी मराठी फिल्म। क्या ये सेंसरशिप नहीं है? इस पर बात करेंगे आगे अभिनेता रितेश देशमुख से। बुलेटिन में आगे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता खपलियाल। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। नैस्डैक में लिस्ट हुई वीडियोकॉन D2H इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। सिविल एविएशन मंत्री का चौंकाने वाला बयान। कहा, वो प्लेन में भी माचिस लेकर जाते हैं लेकिन उनकी नहीं होती कोई जांच। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगी रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण घटाने के लिए किया फैसला। युवा नारी शक्ति को फिक्की का सलाम। बिजनेस से लेकर एक्टिंग में अपना दमखम दिखाने वाली महिलाओं का किया सम्मान। सुजुकी ने लॉन्च किया जिक्सर का नया मॉडल। 155 सीसी बाइक की कीमत है 83,500 रुपए। कितनी दमदार है बाइक, बताएंगे बुलेटिन में आगे। और माइक्रोसॉफ्ट ने उतारे 2 नए स्मार्टफोन, लूमिया 640 और लूमिया 640 XL। कीमत 12 से 16,000 रुपए के बीच। आरबीआई गवर्नर की फटकार और सीएनबीसी आवाज की मुहिम के बाद बैंकों ने लोन सस्ता करना शुरू कर दिया है। आरबीआई के कहने के बाद ही सही देश के बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने चौंकाते हुए बेस रेट में 0.25% की कटौती कर दी। आईसीआईसीआई बैंक का बेस रेट अब 0.9% हो गया है। इसके पहले कर्ज घटाने की शुरुआत एसबीआई ने की। एसबीआई ने बेस इंटरेस्ट रेट में 0.15% यानी 15 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान किया है। इसके थोड़ी देर बाद एचडीएफसी बैंक ने भी इतना ही लोन सस्ता कर दिया। दोनों बैंकों का बेस रेट अब 9.85 होगा। और सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने कुछ देर पहले एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो क्या डिपॉजिट के रेट भी आप कम कर रही हैं? हाँ, 1 साल की जो डिपॉजिट है उसको हम लोग 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर रहे हैं। लेकिन जो लोअर टाइम की डिपॉजिट है यानी 7 से 45 दिन, आई थिंक उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं थोड़ा लोअर कॉस्ट डिपॉजिट और बढ़े, तो उसमें थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। और 1 साल की डिपॉजिट जिसमें हमारी सबसे मैक्सिमम डिपॉजिट आते हैं वहां पे हम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रहे हैं। ओके। आपने जो कटौती की है वो 15 बेसिस पॉइंट की गई है। आमतौर पे ऐसा चलन रहा है कि 25-25 बेसिस पॉइंट में आरबीआई भी और बैंक भी रेट कट करते हैं, तो ये 15 बेसिस पॉइंट क्यों? नहीं, ऐसा है कि अभी भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा घटा नहीं है। हम लोग जो रेट कट किए थे अक्टूबर से, उससे तो थोड़ा बहुत फर्क आया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो हम लोग इधर पे
डिपॉजिट्स में रेट कट करते हैं उसमें क्या होता है कि आगे चल के उसका नतीजा निकलता है। लेकिन बेस रेट पे जब हम लोग कटौती करते हैं तो सारे जितने हमारे लोन्स है वो इमीडिएटली रिप्राइस्ड हो जाते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा है और आगे चल के हम लोग देखेंगे, और अगर हम लोग को स्पेस मिलेगा कट करने के लिए तो आगे चल के हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि पिछले 6 महीने में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में आपने पहली बार डिपॉजिट रेट कट किए थे, तब से अब तक आपकी डिपॉजिट कॉस्ट में कितनी कमी हुई है? नहीं, ऐसा कॉस्ट में कमी वैसे करके हमारे पास अभी है नहीं, बट डेफिनेटली सेविंग्स तो हुआ है। ओके ये जो आपने आज कटौती की है, क्या हम ये माने कि ये मोर और लेस जो आपकी डिपॉजिट कॉस्ट घटी है उसी की लाइन में शायद आपने किया है, इसलिए 15 बेसिस पॉइंट है और उस हिसाब से आपके स्प्रेड या एनआईएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि हमारा जो ये कट है थोड़ा सा फ्रंट लोडेड है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़े, और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू आल्सो गिव अ फिलिप। तो इमीडिएटली हमारी जो मार्जिन है उस पे अब भी असर आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर बहुत सारी चीजों का असर होता है, खाली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं, हमारे जो प्रोविजंस हैं, एनपीए सिचुएशन है, उसके भी असर रहते हैं। तो ये सारे चीज देख के ही फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारा कैसा मार्जिन इम्पैक्ट करता है। हम लोग की प्रयास रहेगी कि मार्जिन को हम बरकरार रखें, जहाँ पे था वहीं पे हम लोग रखने की प्रयास करेंगे। तो सब चीज मिला जुला के कितना होता है ये फर्स्ट क्वार्टर जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग कर सकते हैं। जी, और एचडीएफसी बैंक के डेप्यूटी एमडी परेश सुक्तांकर हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद है। परेश जी, ये बताइए कि जो 15 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, क्या ये बस शुरुआत है और कितना स्कोप आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमने आज हमारे जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो 25 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं। ओके। और हमारा जो कैलकुलेशन होता है बेस रेट का वो मार्जिनल डिपॉजिट रेट्स पे होता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस विद जो डिपॉजिट रेट चेंज है उसी के साथ बेस रेट चेंज हुआ है। तो इसके आगे बेस रेट की और जो घटाने की जो गुंजाइश है वो डिपॉजिट रेट चेंजेस पे डिपेंडेंट है। तो सॉर्ट ऑफ प्रीमेच्योर होगा अभी फोरकास्ट करने को कि और घटा सकते हैं कि नहीं। बहुत फ्रैंकली मैं अगर आपको पूछ सकती हूँ परेश जी, आज दोपहर को जब सारे बैंक्स साथ में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको मीडिया ने पूछा बार बार कि आप क्यों नहीं पास थ्रू करते हैं रेट कट, जो पिछले 2 रेट कट आरबीआई ने किए हैं। गवर्नर ने खुद ये कहा है कि कोई एक्चुअल रियल रीजन नहीं है कि रेट कट पास ऑन ना हो। क्या उस प्रेशर बिल्डअप का भी कुछ हाथ रहा है इन रेट कट्स में? क्या आप लोगों को ये बताया जा रहा है या ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि रेट कट कीजिए? ये प्रेशर की बात नहीं है। जब आप ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो पॉलिसी रेट कट्स जो हुए हैं, एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिसी रेट कट का बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी रेट पे जो रिपो रेट है उस रेट पे बैंक्स ज्यादा फंड्स मोबिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन उस सिग्नल से अगर बैंक्स को डिपॉजिट रेट्स घटाने में पॉसिबिलिटी होती है तो डिपॉजिट रेट कट्स की फिर ट्रांसमिशन बेस रेट या लेंडिंग रेट्स पे हो सकती है। तो कुछ कपल ऑफ मंथ्स बैक हमने 9 से 875 तक डिपॉजिट रेट का रिडक्शन किया था, और आज ही हमने फिर से रिव्यू करके डिपॉजिट रेट्स को और 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। तो ट्रांसमिशन इनफैक्ट दिस डिपॉजिट रेट कट का ट्रांसमिशन तो साइमल्टेनियसली हो रहा है कि जब हम उसी डेट से जब से डिपॉजिट रेट चेंज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली हम बेस रेट चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज दैट वी हैव एक्चुअली बीन एबल टू डिसाइड एंड टेक अ कॉल दैट वी विल ड्रॉप डिपॉजिट रेट्स, और उसी से ये एनेबल हुआ है कि बेस रेट चेंज कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज से बात करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली बैंकों ने कर्ज सस्ता कर दिया है और इसी के चलते देश के 2 बड़े बैंकों के ब्याज दर में कटौती के बाद आपके लोन की EMI में भी कटौती होगी। यहाँ हम आपको बताते हैं कि अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको हर महीने कितनी बचत होगी। अगर आपने 30 साल के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है और ब्याज दरों में 4.5% की कटौती होती है तो हर महीने आपकी EMI के बोझ में 601 रुपए की बचत होगी। वहीं अगर आपके ब्याज दर में 0.15% की कटौती होती है तो इतने ही लोन पर आपकी EMI में करीब 400 रुपए की बचत होगी। इसके पहले RBI ने आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी के जरिए साफ कर दिया कि जब तक बैंक ग्राहकों को सस्ते कर्ज का फायदा नहीं देंगे तब तक रिजर्व बैंक भी दरें नहीं घटाएगा। रघुराम राजन के मुताबिक इससे पहले कई बार दरें घटाई गई हैं लेकिन बैंकों ने इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है। रेपो रेट CRR की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज रेपो रेट 7.5%, CRR 4% और SLR 21% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक की नजर बेमौसम बारिश और ओले के बाद महंगाई जैसे जरूरी आर्थिक आंकड़ों पर है, जिसके हिसाब से आगे दरों में कटौती का फैसला लिया जाएगा। On money, so to speak, and the cost of funding, the marginal cost of funding has fallen. The notion that it hasn't fallen is nonsense. It has fallen. They can borrow at the margin today at 7.5%. We've kept it. There's plenty of liquidity in the markets. So at some point, the pressure on the banks, the competitive pressures will tell, as it is a number of corporations are borrowing directly from the markets. You've seen that announced even today. So I have no doubt that this will happen. If it happens sooner, it's better for the economy, but banks have to make their own decision. और आज कैबिनेट में हुए कई बड़े फैसले। रियल एस्टेट रेगुलेटर को मंजूरी मिली तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिला 6% महंगाई भत्ता। और रियल एस्टेट रेगुलेटर से मिलेगी कंज्यूमर्स को नई ताकत, करेंगे आवास मंत्री वेंकैया नायडू से खास बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब रियल एस्टेट ग्राहकों को पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, साथ ही बिल्डर्स की मनमानी पर भी रोक लगेगी। पूरी खबर पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, ये बताएं कि कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर क्या खास बातें हैं और कैबिनेट से मंजूर हुई रियल एस्टेट बिल में आखिर उनको किस तरह के फायदे अब मिलेंगे? देखिए, यहाँ पे कंज्यूमर को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कंज्यूमर चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरीदना चाहता हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, उसको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कंज्यूमर जाता है कोई प्रोजेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने, तो वहां पर उसको पता नहीं होता है कि इस प्रॉपर्टी की बारीकियां क्या है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसके कंडीशन क्या क्या है। अब इस बिल के जरिए ये प्रावधान किया गया है कि हर रियल एस्टेट डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी के पास उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले तो एक अथॉरिटी बनेगी, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और हर कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, खुलासा करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या बारीकियां हैं, कितना कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया है, क्या क्या बाकी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल देनी होगी। उसके बाद कंज्यूमर को दूसरी दिक्कत आती है कि जब विज्ञापन देखता है या प्रोस्पेक्टस देखता है तो वादे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होता है। इस बिल में एक सख्त प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को हर हाल में जो विज्ञापन में जो दावे कर रहा है, प्रोस्पेक्टस में जो दावे कर रहा है, उस दावे को पूरा करना पड़ेगा। तीसरी दिक्कत तब आती है कि अपने पैसे को जब दे देता है प्रोजेक्ट में ग्राहक, तो पता चला कि प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे सख्त बात कही गई है कि हर बिल्डर को समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो, इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि कोई भी निवेशक का पैसा 50% से ज्यादा रकम उस प्रोजेक्ट से अलग नहीं लगा सकते हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए आपने मान लिया 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं तो 50 करोड़ से ज्यादा पैसे आप जो है दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कंज्यूमर को बड़ी राहत मिलेगी इस बिल को पास होने के बाद। हालांकि बिल को लागू होने में संसद से मंजूरी जरूरी होगी और माना जा रहा है कि इस सत्र में इस बिल को संसद से मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, और इसी बात पर हमने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कितना जरूरी था इस बिल का? रियल एस्टेट बहुत जरूरी था। कारण क्या है, इस देश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे, रेगुलेशन ना होने के कारण से बहुत इलाके में शिकायतें आ रही। इसलिए हमेशा एक ग्रोइंग सेक्टर को रेगुलेट करके सिस्टमैटिकली करे तो जनता को भी फायदा होगा और जो कंज्यूमर्स है
उनको भी फायदा होगा और रियल एस्टेट में जो रियल काम कर रहे उनके लिए भी फायदा होगा। इसलिए हमने अध्ययन करके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो सिफारिश किया उसको भी ध्यान में रख के, और हमने वेरियस स्टेक होल्डर से भी 2-3 बार बात किया है, रियल एस्टेट डेवलपर से भी बात किया है, कड़े से बात किया है, कंज्यूमर एसोसिएशन फोरम से भी बात किया है और अन्य मंत्रालयों से बातचीत करने के बाद फाइनली हमने एक कानून लाया है और ये कानून देश के हित में है और रियल एस्टेट सेक्टर के हित में है। इसके कारण से बजट में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ योजना वित्त मंत्री ने घोषित किया है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर रहे हैं हम लोग। इस सिचुएशन में जैसा टेलीकॉम में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, अन्य इलाकों में है, ऐसा एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। ये रेगुलेशन है मगर स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बोला कि सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली गई थी। अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि समय पर डिलीवरी नहीं हो पाती है, जो डेवलपर्स है अपनी मनमानी करते हैं। आपको लगता है कि ये प्रो कंज्यूमर्स हैं, जो लंबी शिकायतें हैं वो भी दूर होंगी? पर्पस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। पॉजिटिव होना चाहिए ना माइंड में, इसलिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इसमें पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 3 वो भी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो भी, और पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय प्रमोटर वो भी। आपने जो वादा किया वादा को निभा करना है मेन। आपने वादा नहीं किया, कोई आपको ये इसमें कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है। सो कमिट किया जो आपने, वो कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। उनका साथ न्याय, ग्राहक के साथ, कंज्यूमर के साथ न्याय होना चाहिए, इतना ही है। बिल्कुल सर, डेवलपर्स की बात करें तो उनके लिहाज से ये बिल किस तरह से फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि जब पहली सरकार थी तो डेवलपर्स ने अपना काफी ज्यादा विरोध जताया था कि काफी सारे प्रावधान ऐसे हैं जो उनके फेवर में नहीं है। अब इस बिल में आपको क्या? हमने बैलेंस रखने के लिए कोशिश किया, उन लोगों से बातचीत किया, उनको समझाया, उनका मन में जो अनुमान है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। मैं एक बात फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, जो सबके लिए मकान 2022 तक केवल सरकार के द्वारा संभव नहीं है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। और पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स में आजकल पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी चल रहा है। इसलिए इसको ध्यान में रख के उन लोगों का मन में जो आशंका था, तो भय था, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। 100% वो जाए वो तो ऐसा होगा नहीं। और कंज्यूमर का मेन हमारा फोकस जनता, आम लोग, और उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रख के बैलेंस करके हमने दोनों का हित को भी ध्यान में रख के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये रेगुलेटरी बिल लाया है। मेरे ख्याल से इसका लोग स्वागत करेंगे और पारित हो जाएगा, अगला सेशन में हम लाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा यही आपसे कि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से काफी निचले स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कि सुस्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद एक नया जोश इस सेक्टर में भरेगा? जरूर आएगा। थोड़ा मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड रहा। इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं था, बीच में इकोनॉमी हमारा जो स्थिति हालत में पहुंच गया उसके कारण से भी एक, और दूसरा अभी नया सरकार नया प्रोत्साहन दे रहे हैं, एफडीए अलाउ कर रहे हैं, इनकम टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं मकान के निर्माण के संदर्भ में, और साथ ही साथ अब रेगुलेटर बॉडी भी आया, उसके कारण से और भी प्रोत्साहन होगा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और भी आगे बढ़ेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए निरंजन हीरानंदानी हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस रियल्टी रेगुलेटर को, रियल एस्टेट रेगुलेटर को? एक तरफ उनकी नजर बिल्डरों पर भी होगी, लेकिन क्या वो आपका काम आसान करेंगे या मुश्किल? मुझे लगता है कि जो बिल अभी लाए हैं वो शायद बैलेंस है। तो बात दिख रही है कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी करना चाहते थे, जो पहले नहीं था। दूसरी बात ये थी कि पहले जो डिपॉजिट करने की बात आई थी कि वो 70% डिपॉजिट करना था अलग अकाउंट में, तो मुझे लगता वो नामुनासिब था और प्रोजेक्ट नहीं बन सकते थे। अभी वो 50% पर लेके आए हैं। ऑफ कोर्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कोऑपरेशन देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो फंडिंग मैकेनिज्म पहले थी, मकान जो हम सेल करके जो पैसे आते थे उसको हम लगाते थे मकानों में, अभी 50% हम नहीं लगा सकेंगे और सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखना है। तो मेरे अंदाज से वो स्टडी करना है कि बिल कैसे किया है। पर जैसे वेंकैया नायडू साहब ने अभी कहा कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी और डेवलपमेंट साइड भी सोच विचार करके ही अमेंडमेंट लाए हैं, तो स्टडी करके हम करेंगे। बैलेंस्ड होगा तो नेचुरली हम वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे प्री लॉन्चेस को लेकर आपकी क्या राय है? जो ये प्रावधान निकल कर आया है कि सैंक्शंस की जरूरत होगी तभी जाके आप प्री लॉन्च कर पाएंगे, साथ ही विज्ञापनों के लिए भी आपको यहाँ पर परमिशंस की जरूरत होगी, ये आप कैसे देखते हैं?
मेरे अंदाज से ये सरकार की आइडिया थी कि कोई भी पहले इसको प्री सेल्स करके और फिर प्रोजेक्ट्स नहीं आए तो काफी लोग फंस जाते थे। तो मेरे अंदाज से एक ये अलग रास्ता है कि लोगों को, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया जाए, और इसका एक्सपेरिमेंट हमको देखना है, क्योंकि मेन क्या होगा कि ये इंटरवीनिंग पीरियड में तकलीफ आएगी। जैसे नए मकान प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो जाएंगे और वो मकान शुराद हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। ऑब्वियसली ये इंटरवीनिंग पीरियड में जो अब की पीरियड है, जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और इसके रेगुलेटर्स वगैरह वगैरह अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएंगे तो वो एक समय निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय में काफी कठिनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दिन भर खामोश रहने के बाद आखिरी आधे घंटे में बाजार का सुधरा मूड। और आरईसी का फ्लोर प्राइस 315 रुपए हुआ तय। निवेश करें या नहीं, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बाजार आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ने बाजार का मूड खराब कर दिया था, लेकिन बाद में बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निचले स्तरों से सेंसेक्स में 250 पॉइंट की रिकवरी हुई है, वहीं निफ्टी भी 8660 पर पहुंच गया है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंकों ने कमजोरी दिखाई, लेकिन मेटल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील 5% बढ़ा, जबकि सेसा स्टरलाइट में 3% की तेजी आई। टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी जैसे चुनिंदा दिग्गज शेयरों में भी खरीदारी देखी गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी आरईसी की ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस तय हो गया है। आरईसी का फ्लोर प्राइस 315 रुपए तय किया गया है, यानी करंट मार्केट प्राइस से 2% कम। नए वित्त वर्ष ये सरकार का पहला विनिवेश है इसमें, और आरईसी में सरकार 5% हिस्सेदारी बेचने वाली है। विनिवेश के जरिए सरकार करीब 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना यहां बना रही है। ओएफएस रूट के जरिए सरकार कंपनी के करीब 5 करोड़ शेयर बेचेगी और ओएफएस में 25% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों की होगी। 2015-16 में विनिवेश के जरिए सरकार का कुल 41,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। We are this time around, after many years, launching the disinvestment program from tomorrow. So we're going to kickstart what all of you have been telling the governments for many years to do well in time. It's going to start in April itself, and probably the first week of April. Yeah, I hope some people at least will stop saying don't see any difference on the ground. और इसी का ओएफएस मार्केट एक्सपर्ट्स को कैसा लग रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करें या नहीं, आइए सुने एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा की क्या सलाह है। मेरे ख्याल से ये जो पूरी प्रक्रिया है ओएफएस की, ये निहायती इन्वेस्टर के फेवर में तो है, लेकिन सरकार के फेवर में बिल्कुल नहीं है और कैपिटल मार्केट के फेवर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिलहाल जहां तक इस प्राइस के ऊपर कमेंट करना है तो लाजमी है कि ओएफएस लेके आओगे तो आपको डिस्काउंट पे देना पड़ेगा। अगर यही चीज स्ट्रेटेजिक स्केल के तौर पे आप करते तो आपको प्रीमियम मिलता था। कंपनी अच्छी है और इनको डिस्काउंट भी मिल रहा है। वही स्टॉक जो आज से करीब अभी आज ही गिरा है, मेरे ख्याल से आप इसमें निवेश करते हैं तो इसका फायदा उठाइए और अपना जो आपका टारगेट रिटर्न है उसको प्रॉफिट बुक करके बाद में बाहर निकल दीजिए, लेकिन निवेश बिल्कुल बनता है। और महाराष्ट्र में राज्य सरकार का फरमान, मल्टीप्लेक्स को 6 से 9 के शो में चलानी होगी एक मराठी फिल्म। सरकार के फैसले में करेंगे मराठी और हिंदी सिनेमा के कलाकार रितेश देशमुख, जो एक बड़े प्रोड्यूसर भी हैं अब मराठी फिल्मों की, उनसे चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान दिया है जिसकी वजह से सिनेमा जगत में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने तमाम मल्टीप्लेक्स को आदेश जारी कर दिया है कि शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच एक मराठी फिल्म जरूर दिखाई जानी चाहिए। सरकार की दलील है कि इससे क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। गृह खात्याशी या विषयात चर्चा करून महसूल आणि गृह खाता आता असा कायदा करणार आहे, नियम करणार आहे की मल्टीप्लेक्समध्ये प्राईम टाइम मध्ये एक मराठी सिनेमा दाखवणं मल्टीप्लेक्सना सक्तीचं आम्ही करणार आहोत।
और हमारे साथ इसमें ज्यादा डिटेल के लिए सहयोगी चैनल CNN IBN की स्मिता नायर जुड़ी हुई है। स्मिता, इस फैसले के पीछे क्या लॉजिक रहा है और इस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इंडस्ट्री से? किसी भी एक मराठी फिल्म का एक शो प्राइम टाइम में 6 बजे के बाद हर दिन सभी मल्टीप्लेक्सेस को दिखाना जरूरी है। ये डायरेक्टिव जब सरकार मल्टीप्लेक्स ओनर्स को कन्वे करेगी तब शायद कोई इंसेंटिव भी ऑफर करेगी। इस पर क्लैरिटी अब तक नहीं आई है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो 2010 में जब MNS ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि मराठी फिल्मों को एग्जीबिशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उस वक्त के कांग्रेस NCP सरकार ने ये डिक्टाट जारी किया था कि 124 शोज मराठी फिल्म के साल भर में दिखाना जरूरी है मल्टीप्लेक्स ओनर्स को, नहीं तो उनका लाइसेंस वापस लिया जाएगा। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जैसे फिल्म निर्माता निर्देशक ऑनर या रितेश देशमुख हो, जो दोनों हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करते हैं। उनका ये कहना है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, उनके बजट छोटे होते हैं और ये एक डेविड वर्सेस गोलायत सिचुएशन है जहां छोटे फिल्म हिंदी फिल्म बॉलीवुड की फिल्म के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना जरूरी है। वहीं प्रोड्यूसर्स है जैसे मुकेश भट्ट, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल डिक्टेटोरियल रवैया अपनाया है सरकार ने। यहां तक कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने का काम भी, प्रोड्यूसर्स हो, एग्जीबिटर्स हो, मल्टीप्लेक्स ओनर्स हो, उनको कंसल्ट करने का काम भी सरकार ने नहीं किया है। बिल्कुल, शुक्रिया स्मिता इन तमाम डिटेल्स के लिए और इस मामले पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म अभिनेता और मराठी फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश देशमुख। रितेश, आपका स्वागत है। साफ तौर से मराठी सिनेमा के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन फिर भी जानना चाहेंगे। मेरी पहली रिएक्शन थी कि मैंने इस डिसीजन को वेलकम किया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब मराठी फिल्में रिलीज होती है तो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में बहुत अजीब और गरीब शो टाइमिंग्स आते हैं और जब फिल्में देखने का मौका आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये शो टाइमिंग दर्शकों को सूट नहीं करती है। जी रितेश, एक तरह से ये बात आपको सूट होगी क्योंकि आप मराठी फिल्म्स प्रोड्यूस करते हो, लेकिन आप हिंदी मूवीज में भी एक्ट कर चुके हो। आपको लगता है ये फेयर है और क्या वाकई यही तरीका था कि मराठी सिनेमा को फायदा पहुंचाया जाए? आई थिंक ऑफकोर्स मिलेगा, क्योंकि जब प्राइम टाइम में जब मराठी फिल्में जब चलेगी तो बहुत सारे जो मराठी भाषिक लोग हैं जिन्हें ये फिल्में देखने की इच्छा होती है, जो देख नहीं पाते, वो इस बार ऑफिस के आने के बाद कह सकते कि चलो 7 का शो देखते हैं या 8 का शो देखते हैं, 9 का शो देखते हैं। आई थिंक इट विल रियली हेल्प द कलेक्शन। और हम जो फिलहाल फिल्में 1.5, 2, 1.25 करोड़, 3 करोड़ में बना रहे हैं, शायद कलेक्शन इससे बढ़ जाए और बड़ी और बेहतर फिल्में बनाने का मौका मिले। बजट कंस्ट्रेंट की वजह से भी हम वो क्वालिटी नहीं दे पाते जो देना चाहते हैं। तो लेकिन रितेश, आपको लगता नहीं कि इस तरह का जो फैसला है ये काफी एक तरफा लग रहा है? क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता था मराठी सिनेमा को प्रमोट करने का या उसे बढ़ावा देने का? आई थिंक एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इट्स कलेक्टिव एफर्ट। ये ऐसा नहीं होता है कि एक चीज हो गई तो ये डेवलपमेंट जो होता है किसी भी चीज का, तो आई थिंक सभी लोगों का हाथ रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक एक ऐसा डिस्कशन होना बहुत जरूरी है जहां पर हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स, मराठी फिल्म प्रोड्यूसर्स, मल्टीप्लेक्स ओनर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक प्लेटफॉर्म पे आए, डिस्कस करें कि और क्या बेहतर तरीके से ऐसा कर सकते हैं जहां पर हम ये रीजनल सिनेमा जिसको हम कल्टिवेट करें। और सिर्फ मराठी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि बंगाली सिनेमा है, जैसे साउथ में हर जो सिनेमा है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये मेन सिनेमा है वहाँ का और प्रायोरिटी उनको मिलती है, विच इज़ ग्रेट। हिंदी फिल्में भी थोड़ी बहुत अच्छी तरह चल जाती है बिकॉज हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, पर जब मराठी की बात आती है तो इट बिकम्स अ सेकेंड चॉइस एंड आई थिंक दैट्स द रीजन शो टाइमिंग्स ऑफ मिल जाते हैं। बट यू नो इट्स सच अ वंडरफुल सिनेमा। हम लोग नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमा बना रहे हैं, कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक अगर कॉमर्स का थोड़ा साथ मिल जाए तो और बेहतरीन सिनेमा बन सकता है। लेकिन रितेश, जिस कंसल्टेटिव प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं जिसमें सब की बात आगे रखनी चाहिए, उसमें आपको नहीं लगता है कि व्यूअर्स की भी बात आगे रखनी चाहिए? क्योंकि मुंबई एक मेट्रो शहर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, उसमें महाराष्ट्रियन लोग भी हैं जो हिंदी फिल्में देखते हैं। उनके लिए थोड़ा अनफेयर नहीं कि सरकार डिसाइड करे कौन सी पिक्चर कब चले? नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी फिल्में देखनी 6 से 9 के बीच में, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर 6 से 9 के बीच में हिंदी फिल्म नहीं है।
ये अंग्रेजी फिल्म नहीं है। ऑफकोर्स देयर आर, बट लेकिन 6 से 9 के बीच में अगर मराठी फिल्म देखनी हो और अगर वो फिल्म ना हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ना, कि कहाँ देखेंगे। आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में हटा के सिर्फ मराठी फिल्में लगा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रितेश, आप हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं लेकिन मराठी फिल्मों में आप पैसे लगाते हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपके लिए ये फैसला कितने मायने रखता है? आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मराठी सिनेमा, क्योंकि क्या होता है कि 1-2 शो से शायद हिंदी फिल्मों को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन मराठी सिनेमा को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रितेश। और ये काफी एक हॉट टॉपिक है, इस पर अलग अलग तरह की राय आ रही हैं। आपकी भी इस पर कोई राय हो तो जरूर हमें ट्वीट कीजिए और बताइए कि आपका इस पर क्या सोचना है। और बीफ पर पाबंदी लगने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में आज साफ कर दिया कि सरकार का किसी दूसरे तरह के मीट पर बैन लगाने का कोई प्लान नहीं है। इसके पहले एडवोकेट जनरल ने भी कहा था कि उन्होंने कभी भी मटन या किसी दूसरे मीट पर बैन लगाने का सुझाव नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने बीफ बैन के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से इस बात की सफाई देने को कहा कि ये बैन बीफ पर है ही क्यों लगाया गया है। और इसी महीने से किसानों को मिलेगा बारिश में बर्बाद फसलों का मुआवजा। कृषि मंत्री से खास बातचीत इस ब्रेक के बाद। और देश में इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की लागत को कम करने की कोशिश में लगे हैं नितिन गडकरी। पीपीपी मॉडल की क्यों की है उन्होंने वकालत, ये भी सुनिए आगे। बेमौसम बारिश से पूरे देश में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार का जो मोटा मोटा अनुमान है उसके मुताबिक करीब 114 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य में जाकर नुकसान का जायजा ले रही है। इसी महीने किसानों को मुआवजा देना शुरू भी हो जाएगा। राज्यों में भी जो हम लोग है तो उस समय 106 लाख मिलियन हेक्टेयर में नुकसान का एक अंदाज था। और बाद में भी कुछ राज्यों से जब संपर्क हुआ तो ये लगभग 14 लाख हेक्टेयर ऐसे फसलें प्रभावित हुई है, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है। लेकिन सही आंकड़ा तब होगा जब अंतर मंत्रालय टीम जाएगी और वहां से लौट के आएगी, तब एक्चुअल और अंतिम आकलन हम बता सकते। कृषि मंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया है कि देश में गेहूं का बम्पर भंडार है और किसी भी कीमत में गेहूं के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। हमसे एक्सक्लूसिव बात में उन्होंने कहा कि सरकार को भी महंगाई बढ़ने की चिंता है और इस पर काबू करना उसकी प्राथमिकता है। गेहूं चूंकि मामला उठा था, गेहूं के बारे में जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, तो गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी इसकी आशंका नहीं है। गेहूं तो अभी दूसरे देश को भी हम दे सकते हैं, हम इस स्थिति में देंगे कि नहीं देंगे, रुकेंगे। माने हमारे पास इतना स्टॉक है, या जो पिछले वर्ष भी जो 14-15 में सूखा का मार था उसमें भी बहुत असर नहीं पड़ा हमारा। माने 267 मिलियन टन जो था उत्पादन 13-14 में, तो 14-15 में हमारा 255 हुआ। मतलब 12% बारिश की कमी के बाद भी मात्र 2% कम बुआई हुई थी। तो इसलिए हमारे पास बफर स्टॉक है और महंगाई की मार हम देश के किसानों को नहीं झेलने देंगे। और हमारी सरकार जब से बनी है तब से अधिक देश के किसानों के आम नागरिकों को सबसे बड़ी यदि राहत मिली है। और इंडस्ट्री सिर्फ नीति में ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में थिंक टैंक की भूमिका निभा सकती है, ये मानना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का। पनगड़िया ने कहा कि इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्री सिर्फ ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर जैसे सेक्टर्स में निवेश करना चाहती है। देश में अन्य कई सेक्टर्स हैं जहां बड़े निवेश की जरूरत है। If I look around, none of you invest in industries, in sectors that would generate lots of employment. All of you just run away from hiring workers. All of you want to get to the most capital intensive industries such as auto parts, automobiles, two-wheelers, machinery sector, chemicals, or skilled labor intensive industries such as
software, telecommunications, pharmaceuticals, but you got 500 million workers here sitting. वीडियोकॉन D2H की नास्डैक में लिस्टिंग हो गई है। कंपनी ने इस इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस लिस्टिंग के साथ कंपनी ने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में भी लिस्टिंग जल्द हो सकती है। और इस लिस्टिंग पर वीडियोकॉन D2H के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ धूत का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। We've just done our initial capital raise, which has been substantial of 325 million. And we would follow that up with an Indian listing as well. We would like to be listed in India as well as on NASDAQ, but we don't have a time frame right now to confirm. और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, क्या माना जाए कि दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं दिखेंगी? जी देखिए, दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने फैसला दिया है और अपने फैसले में एनजीटी ने जो ट्रिब्यूनल ने कहा है उसके मुताबिक 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हटा दी जाएं और साथ ही साथ पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल से चलने वाली वो 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जाए। साथ ही साथ ये भी ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली से मांगा है आंकड़ा कि कितनी सारी गाड़ियां होंगी जो 10 और 15 साल से पुरानी डीजल और पेट्रोल के दायरे में आती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बॉर्डर हैं वहां पर गाड़ियों का किस मॉडल की हैं, कितने साल पुरानी हैं और उनका पोल्यूशन लेवल क्या है और उनका वेट ओवरवेट तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने का अगले 24 घंटे के अंदर में प्रावधान किया जाए। तो ये सारी चीजें फिलहाल ट्रिब्यूनल ने कही है। कुल मिलाकर एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में जो रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या है तकरीबन 81 लाख के आसपास है और इसमें माना जा रहा है कि अभी तक जो कुछ आंकड़ों के मुताबिक कि करीब 30 लाख गाड़ियां 15 साल से पुरानी है जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। फिलहाल अगर ये आदेश लागू होता है एनजीटी का तो कम से कम जो है 30 से 35 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। इधर मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश इंडस्ट्री के पक्ष में है। जहां तक डीजल का सवाल है, पिछले 10 साल की गाड़ियां ये रखना चाहते हैं, बाकी हटाना चाहते हैं। 10 साल पहले दिल्ली में डीजल कार्स बहुत कम थी बिकॉज उस समय डीजल कार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत कम थे। नंबर ऑफ डीजल कार जो यहाँ पर विड्रॉ हो जाएंगी वो बहुत ही कम होंगी और इसलिए उसका भी इम्पैक्ट एयर क्वालिटी में मेरे समझ में बहुत कम पड़ेगा। और सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। राजू के मुताबिक वो प्लेन में भी माचिस लेकर चले जाते हैं और उनकी कोई जांच नहीं होती। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राजू ने कहा है कि वो प्लेन में सिगरेट और माचिस लेकर चले जाते हैं लेकिन उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना कि माचिस की वजह से दुनिया भर में किसी भी जगह सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से प्लेन में माचिस या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की इजाजत नहीं होती है। राजू ने साथ में ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और भी कदम उठाए जाए। वहीं विपक्ष ने राजू के बयान पर हमला बोला है। मेरा ख्याल ये है कि उनको ये सब कहने की बजाय ये कहना चाहिए कि वो मंत्री हैं और कानून उनके आगे कुछ नहीं है और चूंकि वो मंत्री हो गए हैं इसलिए वो हवाई जहाज में माचिस क्या, अगर वो ये कहें कि वो बम भी ले जा सकते हैं, उनसे कोई थ्रेट नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनसे इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है, वो ऐसा भी बोल सकते हैं। और फिक्की ने किया विमेन अचीवर्स को सम्मानित। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को मिला कौन सा अवार्ड, देखिए इस ब्रेक के बाद। और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए 2 नए फोन, क्या है फीचर्स और कीमत बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग 11 कैटेगरी में 45 साल से कम उम्र की महिलाओं को उनकी सफलता और अच्छे काम के लिए यंग विमेन अवार्ड से सम्मानित किया। संवाददाता अर्नव वसावड़ा ने YFLO की चेयरपर्सन अवर्णा जैन और अवार्ड विजेता अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से खास बातचीत की। CNBC आवाज के साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन अवर्णा जैन और मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर।
वेलकम मैम। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो ये अवार्ड है उसकी हाइलाइट्स क्या है और किस तरीके का ये अवार्ड है? ये अवार्ड हम हर साल करते हैं। 45 साल से कम उम्र की जो औरतें हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, हम उनको अवार्ड करते हैं। इससे बहुत चीज़ें अचीव होती हैं। एक तो जो लोग जिनको लोग पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, वो लोगों की नज़र में आता है। और इस साल हमने पहली बार एक अवार्ड ऐड किया है, यंग वुमेन इंस्पिरेटर्स अवार्ड, जो एक ओल्डर लेडी को गया है जिसने यंग वुमेन को इंस्पायर किया है। ये गया था रेखा पुरी जी को, जिन्होंने वसंत वैली स्कूल शुरू किया। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से हमने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया। श्रद्धा, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको आज यंग अचीवर्स का जो ये अवार्ड मिला है वो कितना मायने रखता है आपके लिए? मैं यही कह रही थी इनसे कि काश मैं थोड़ा जल्दी आ पाई और काश मैं पूरा जो अवार्ड फंक्शन है वो देख पाई, उसका एक हिस्सा बन पाई, क्योंकि मैं लास्ट आई थिंक 20 मिनट में मैं आ पाई, पर इतना अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली बॉम्बे से ये सोचा नहीं था कि जब यहाँ पे आऊँगी तो किन लोगों के साथ मुझे बिठाया जाएगा। जितने सारे अचीवर्स थे मेरे आसपास अलग अलग फील्ड से। एक लेडी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हर नेम इज बीना लक्ष्मी जी। उनका जो स्पीच था, जिस तरीके से उन्होंने अपने दिल से बोला, बहुत अच्छा लगा और बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप इतने अलग अलग फील्ड से लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि मैं भले ही लाइमलाइट में हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग लाइमलाइट में नहीं होते, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली पीपल नीड टू नो अबाउट दैट। और फिकी वाइफ्लो ने मुझे ये अवार्ड दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत स्पेशल महसूस हुआ कि मैं सेम रूम में थी उन सब अवार्डीज़ के साथ जो अपने ही अंदाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और NIPFP के प्रोफेसर अजय शाह का मानना है कि सरकार इकोनॉमी में जान डालने के लिए प्राइवेट सेक्टर का योगदान अब बेहद जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के लिए उन्होंने बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म को जरूरी बताया। The really important investment is always done by the private sector, and this connects up to our financing questions, because if you want private firms to build infrastructure, you want to put up $1 trillion of infrastructure, then this will probably involve $500 billion of bond issuance. Then how is that going to happen with the present structures of the bond market? So it is very important to do the bond market reforms, to shift the government bond regulation from RBI to SEBI. जापानी टू व्हीलर कंपनी सुजुकी ने 155cc बाइक जिक्सर का नया मॉडल जिक्सर SF लॉन्च किया है। SF की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 83,500 रुपए के करीब है, जो कि जिक्सर से करीब 10,000 रुपए ज्यादा है। जिक्सर SF एक फुल फेयरिंग बाइक है और इसकी स्लीक फेयरिंग बाइक को जिक्सर के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी तो बनाती ही है, साथ ही इसकी रनिंग परफॉर्मेंस बढ़ाती है। पुरानी जिक्सर के मुकाबले SF की टॉप स्पीड 3 से 5% ज्यादा है। ये जिक्सर SF का मतलब स्पोर्ट्स फेयरिंग एक स्टेप और आगे है जिक्सर सीरीज के अंदर जाने का। इसके अंदर जो एरोडायनेमिक फुल फेयरिंग है वो बेसिकली आपको एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देता है, अच्छी पावर देता है, टॉप स्पीड और ज्यादा देता है, और हमें उम्मीद है कि यंग कस्टमर इसको लाइक करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने आज दो नए स्मार्टफोन लूमिया 640 और लूमिया 640 XL लॉन्च किए हैं। दोनों फोन्स को विंडोज 10 पर अपग्रेड किया जा सकेगा। लूमिया 640 से फ्लिपकार्ट पर मिलेगा और इसकी कीमत 11,999 रुपए होगी। लूमिया 640 XL को आप बाजार से खरीद पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत 15,799 रुपए चुकानी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने आज माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 640 XL और माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 640 लॉन्च किया। मेरे साथ हैं माइक्रोसॉफ्ट के निखिल माथुर और उनसे जानते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस है नए लॉन्चेस से। वेलकम टू CNBC आवाज। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको इन लॉन्चेस से? बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के सारा जो प्रोडक्टिविटी स्वीट है, ऑफिस के एप्स जो भी हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, वो सब लाते हैं। और
काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे भी ला रहे हैं। तो हमें आशा है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो अपना काम भी करना चाहते हैं और अपने पर्सनल लाइफ भी फुलफिल करना चाहते हैं, वो सारा काम जो है वो एक ही डिवाइस के जरिए हो सकता है। क्या बदला है, क्या स्ट्रैटेजी है, अलग है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट और जो एक्विजिशन के बाद जो डिवाइसेस माइक्रोसॉफ्ट में आए हैं उसका यूनिक प्रोपोजिशन ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर तो था ही, अब बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, जो हार्डवेयर डिज़ाइन है जिसके लिए नोकिया मशहूर था, तो वो दोनों चीज़ें अब माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद हैं। ओवरऑल इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है माइक्रोसॉफ्ट की? ओवरऑल जो हमारा हम जो देख रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि बजट रेंज में लाना स्मार्टफोन को बहुत ज़रूरी है और तो वो हम कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आवाज़ 9 में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।